मेरा नमस्कार। और मैं देख रही हूँ सब लोग घड़ी देख रहे हैं बार बार, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगी। लेकिन हमने आज स्क्वायर समझ लिया, जो कि हमें अंजना मैम ने बहुत अच्छी तरह, बहुत ही सरल शब्दों में समझाया। मैं बहुत कोशिश कर रही थी, रोज पढ़ रही थी, मुझे उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब आज मैंने अंजना मैम के मुँह से उसको सुना तो लगा कि हाँ, ये बहुत सीधी सी चीज़ थी, जो कि कोशिश करने के बाद भी उतनी अच्छी तरह समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन हाँ, अब मैं पूरी तरह कोशिश करूँगी कि जितना हो सकता है उसको अपने पाठ योजना जो भी कुछ है कक्षा में उसको उपयोग करूँ। अब आते हैं हम हमारी महिमा मैम के पास, जिन्होंने बहुत सुंदर सी कहानी, बहुत अच्छी प्यारी सी छोटी सी एक्टिविटी से बहुत अच्छे से समझाई, जिसमें हमने अपने भावों को समझा। दुख, गरीबी, सुख, ये सब हमारे भाव हैं, एक्सप्रेशंस हैं, जो कि होते सब में हैं, लेकिन उनको अंदर से जागृत करने की जरूरत है। हमारे शरीर में सारे भाव मौजूद हैं, लेकिन उन भावों को जागृत करने के लिए हमें अपने अंदर से भावनाएं आना जरूरी है। तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। अब मैं आती हूँ विभा मैडम के पास। उन्होंने मीरा के पद हमें सुनने में बहुत आसान से शब्द लगते हैं, लेकिन उसकी जो गहराई है उसको बताते हुए हम सबको इतना सम्मोहित कर दिया कि शायद समय का पता ही नहीं चला। तो अब मैं अपना मेरा जो भी विचार है मैं आगे रखती हूँ। तो मैं यहाँ प्राथमिक स्तर पर पढ़ाती हूँ, तो प्राथमिक के हिसाब से स्क्वायर को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। हमारे बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, वो सिर्फ खेलने कूदने और ज़्यादा हुआ तो शोर मचाने में रहते हैं। कोशिश करते हैं कि हम कितनी मस्ती कर लें, कितना उठो करके घर जाके तो मम्मी से पिटाई खानी ही है। इसलिए यहाँ से मैडम को तंग करके जाएंगे कि हाँ, अगले दिन मैडम फिर से उतनी एनर्जी के साथ आने में उनको 4 बार सोचना पड़े। तो उसी हिसाब से मैं आज आपको अपनी प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने एक लेसन लिया है, लेसन नहीं, एक कविता है जो कि अब मुझे आगे पढ़ानी है। ये ऑलरेडी मैंने तैयार कर लिया था स्क्रिप्ट के हिसाब से, तो बस उसी को मैं छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखा करके आपको समझा देती हूँ कि प्राथमिक स्तर पर हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं उसको पाठ को कैसे पढ़ाना है। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। चेंज आदमी की सोच से होते हैं, जो भी उसमें परिवर्तन होते हैं, व्यक्ति की जो अंदर भावनाएं होते हैं उससे होते हैं। तो मुझे जैसा लगता है कि मैंने किया है, फिर सभी चीज़ें एक पाठ योजना में आप नहीं लिख सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सडनली हमें कक्षा में याद आती हैं और हम उसी समय इम्प्लीमेंट करें, और शायद से वो अचानक किया गया कार्य भी बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे सब्जी बनाते हैं, भाई बना तो पुलाव रहे थे, याद आ गया कि हाँ बिरयानी मसाला पड़ा है, भाई वेजिटेबल पुलाव हो, वेजिटेबल बिरयानी में कन्वर्ट हो जाती है। और पुलाव का टेस्ट और बिरयानी के टेस्ट में तो अंतर है, मानो या ना मानो, और भले वो वेजिटेबल हो या नॉन वेजिटेबल। चलिए, सबसे पहले आते हैं हम जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं, जो भी हमको पढ़ाना है, चाहे वो कविता हो, चाहे वो कहानी हो, गद्य हो, मतलब कुछ भी हो, हमको उसका एम, उद्देश्य, हमारा क्या गोल है वो सेट करना है कि उस कविता के माध्यम से हमें बच्चे को क्या सिखाना है। जब तक हमारा गोल सेट नहीं होगा, हमारा पढ़ाने का कोई भी मीनिंग नहीं है। बिना गोल के आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक बच्चा है, जब तक उसका गोल सेट नहीं होगा कि उसको बीटेक करना है, तो वो अपनी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी के बाद तैयारी शुरू नहीं कर सकता। हो सकता है किसी को IAS ऑफिसर बनना है, आप उसको लगे हुए हो भाई IT कर, वो कर पाएगा नहीं। इसलिए सबसे पहला काम है हमारा गोल सेट करना। तो यहाँ पर मेरा
दूसरी कविताएं भी सुनाना है कि भाई कविता का अलग ही महत्व है, उसके महत्व को आप नकार नहीं सकते। फिर आते हैं हम तीसरा, छात्रों में समुचित लय भाव। समुचित लय मतलब कोई भी कविता अगर आप कहानी की तरह पढ़ देंगे तो वो काम करेगी नहीं। चलना पढ़ना भूल के अच्छी लग रही है नहीं, जब तक आप उसको एक कविता के भाव से नहीं गाएंगे तब तक कविता में कोई भी रस नहीं आएगा। जिस तरह अगर वीर रस की कविता है और उसको आप छोड़ करके गाएंगे तो वो बेकार है। मजा आया? चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुल्ले ने हर में के मुख हमने सुनी कहानी थी। कौन सा रस आया? वीर रस। वीर रस। जितने सो रहे होंगे ना सारे उठ के बैठ जाएंगे। तो ये होता है भाव, एक्सप्रेशन। जो कविता जिस भाव में है हमें वो भाव लाना है। अगर करुण रस चल रहा है, करुण रस की कविता है और आप जोश में सुनाएंगे तो वो बेकार है। मैं जो कहना चाह रही हूँ अगर उसमें कुछ आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। फिर आते हैं हम स्वर के साथ, मतलब आप जो कविता का स्वर है उसी स्वर में उसको गा करके सुनाइए। जैसा कि अभी विभा मैडम ने बहुत ही सुंदर स्वर में कविता सुनाई, सुनकर कानों में बहुत अच्छा लगा। एकदम मतलब भक्ति रस में हम चले गए थे। तो आपको इसको बच्चों को इमेजिनेशन की जरूरत नहीं करवाने की, वो अपने आप चले जाएंगे। फिर आते हैं हम फोर्थ पॉइंट है, छात्रों में तर्क शक्ति तथा कल्पना शक्ति का विकास करना। तर्क शक्ति मतलब वाद विवाद, डिबेट। अगर उनको कुछ डाउट है तो अपने दोस्त से पूछें, डिस्कस करें। कुछ भी उनके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे आपसे भी पूछें, तर्क करें उसको, तो वो उनको डेवलप करना। फिर कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति जैसा कि मैंने अभी बताया कि जैसा मैडम ने कविता सुनाई तो हम वहां पर ही चले गए, भक्ति रस में ही चले गए। मतलब उनकी इमेजिनेशन जो है उनके माइंड में वो चीज आना। मछली की कविता है तो दिमाग में वो मछली का पिक्चर ही आ जाना चाहिए, तभी आपकी टीचिंग पावरफुल है। नहीं तो बच्चों को नींद आना जायज है। चलिए अब आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। ये पहले जो थे वो जनरल होते हैं, वो कविता के हैं तो कविता में रहेंगे, कहानी के हैं तो कहानी में। विशिष्ट उद्देश्य वो होते हैं जो कि आप पढ़ा रहे हैं और उसकी क्या विशेषता है। तो जैसे मैंने पाठ दिया, अभी मेरे पाठ का नाम नहीं आया है पूरे उसमें, सिर्फ मैं उद्देश्य बता रही हूँ। चिड़ियाखानी कविता के माध्यम से बच्चों को प्रेरित करना, मतलब उस कविता में मोटिवेशन आना, उसको कैसे जोड़ना है वो आपका काम है। आप अध्यापक हैं कि बच्चे मोटिवेट हों, डिमोटिवेट नहीं करना है। एक टीचर का काम होता है किसी भी चीज को इस प्रकार बच्चों के सामने प्रेजेंट करना कि उनमें मोटिवेशन आना है। आपने कुछ भी होने दो, कविता होने दो, कहानी, लेकिन मोटिवेशन सबसे पहले जरूरी है। फिर आते हैं हम शुद्ध एवं स्पष्ट वाचन करना सीखना। आप बच्चों को एक एक शब्द को एकदम क्लियर 2 बार 3 बार बोलकर सिखाएं, जिससे उनका जो वाचन है वो शुद्ध हो, स्पष्ट हो। गलतियां होती हैं तो उसको सुधारना भी हमारा काम है। तो इसके बाद आते हैं हम तीसरा, कविता के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करना सीखना। अब बच्चे जैसे कई कविताएं ऐसी होती है जो हमारी जीवन से जुड़ी हुई होती है। उस कविता में अगर आप किसी सच्ची घटना से उसको जोड़ देंगे या आपके साथ कुछ घटित हुआ है कक्षा में या बाहर कुछ कहानी और कविता को किसी सच्ची घटना से जोड़ देंगे तो बच्चों को बहुत ही जल्दी वो समझ में आएगी, उदाहरण के रूप में। फिर आते हैं हमने स्वरानुभूति, विचार एवं भावों को अभिव्यक्त करना सीखा। स्वरानुभूति मतलब स्वर के साथ जो अनुभूति होती है, मतलब परफेक्ट स्वर में ले जा करके वो हमको सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि हम उसको सही पढ़ रहे हैं या नहीं। और छात्रों को सुबह जल्दी उठने का महत्व
उनकी क्या क्या जरूरत है उसको बच्चों को बताना और उनको कैसे संरक्षण करना है, सेव करना है, बताना। अब आती है हमारी नेक्स्ट स्लाइड, शिक्षण सामग्री, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं PLM। बिना PLM के शायद कोई भी पाठ प्राथमिक स्तर पे बता रही हो पूरा होना संभव नहीं है। ये हमारा एक ऐसा हथियार है जैसे एक फौजी के हाथ में बंदूक, बिना बंदूक के अगर उसको युद्ध में छोड़ दिया जाए तो पहली बात तो जाना ही पसंद नहीं करेगा, दूसरा जाएगा भी तो उसको सेफ फील नहीं होगा। वो लड़ेगा, फौजी लड़ेगा, लेकिन वो सेफ फील नहीं करेगा। उसी तरह से बिना PLM के अगर हम जाएंगे तो हम पढ़ना तो लेंगे, लेकिन बच्चों को समझाना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। और खास तौर पे जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं उनको तो रंग बिरंगी चीजें, टॉयज, खिलौने यही भाते हैं। तो यहाँ पर PLM के लिए मैंने इस पार्ट में जैसे शाम तक तो कंपलसरी है, बिना बैकग्राउंड के हमारी क्लास ही नहीं रहती है तो वो तो रहेगा ही चौक। अब मैंने यहाँ पर कागज की चिड़िया दी, आपको चित्र में दिख रहा होगा, कागज की चिड़िया लेकर के हम जा सकते हैं बच्चों के लिए। डस्टर रहता है, चिड़िया का चित्र पोस्टर पे हम बना सकते हैं, ले सकते हैं कि उसमें चित्र चिड़िया का बना हुआ है, हमारी कविता लिखी हुई है वो भी अट्रैक्ट करती है, चार्ट पर लिखी हुई कविता। तो इस तरह से हम बच्चों के लिए कुछ PLM तो उस पाठ से या कविता से रिलेटेड ले सकते हैं। अब हमारे पास बच्चे तो हैं, लेकिन हर बच्चे का ज्ञान अलग अलग होता है। हमारे हाथ की 5 उंगलियां हैं तो ये कभी समान नहीं होगी, हर उंगली का साइज अलग है। अब उसी तरह से हमारी कक्षा में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 में से मुझे नहीं लगता कि हर बच्चा सेम हो, सारे बच्चे अलग होंगे, सबकी क्षमता अलग होगी, सोचने समझने की शक्ति अलग होगी, उनकी जो भी है नॉलेज अलग होगी। तो हमको कैसे पता चलेगा, मतलब हमको पाठ शुरू करना तो कहाँ से करना है, हम इसको कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए पाठ योजना में रहता है पूर्व ज्ञान, हमको जिससे बच्चों की पुरानी जो नॉलेज है किस स्तर तक बच्चा जानता है उसका हमें पता लगाना। तो अब पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज लेनी है तो भाई छोटे बच्चों के पास जाओगे ऐसे खड़े हो जाओगे तो उनको तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस कविता के लिए मैंने एक हिस्ट्री बॉक्स जैसा तैयार किया है, उसमें काफी सारे पिक्चर्स हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 3-4 पिक्चर्स दिए जैसे चिड़िया, पेड़, फूल, घर, बादल, इस तरह के फ्लैश कार्ड्स मैंने बॉक्स में रखे हैं। अब मैं क्लास में जाकर के उसको कैसे पूछूंगी। अब ये होते हैं मोटिवेशनल क्वेश्चंस, ये है हमारे लिए कैसे प्रश्न कि हम बच्चों को पाठ में प्रवेश कैसे करेंगे। ठीक है, एंट्री कार्ड होते हैं जिससे एंट्री करना, किसी भी लेसन में एंट्री कैसे करना है, तो उसके लिए हम कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ से बच्चे में नॉलेज है, हमें बाद में इसके अंदर उसको पता है, लेकिन उनको मोटिवेट करना है ना। अगर पहले ही क्वेश्चन आपने कर दे दिया एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में, पहला ही प्रश्न आपने 5 नंबर का सबसे कम डाल दिया तो आगे का नहीं पड़ेगा, पहले ही रोना शुरू हो जाएगा कि मुझे यही नहीं आता है, अब मैं पूरा पेपर कैसे करूँगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक सरल प्रश्न से शुरू करते हैं। जैसे पहले मेरा प्रश्न है, बच्चों को हमारे आसपास कौन सी चीजें दिखाई दे रही है। बहुत आसान है, इधर नजर घुमाएगा, उधर नजर घुमाएगा, कुछ ही ना कुछ तो दिखेगा। अभी तो नहीं है क्लास, बेंच दिखेगी, टेबल दिखेगी, कुर्सी दिखेगी, वही थोड़ा दरवाजे पे देखेगा, पेड़ दिखेगा, पत्ते दिखेंगे, सारे बच्चे चिल्लाएंगे, चिल्लाने दीजिए, उनका काम है चिल्लाना। सुनते रहो, थोड़ी देर हंगामा होगा, अगर सर राउंड पर आए तो कोई बात नहीं, मान लो भाई चल रहा है, पढ़ाई चल रही है तो थोड़े तो बच्चे शोर करेंगे, तो हमको सिर्फ उनके आंसर सुनने हैं और बहुत अच्छे अच्छे उत्तर आएंगे। दूसरा बोलेगा मेरी फ्रेंड दिख रही है, उसकी पेंसिल दिख रही है, ये छोटे बच्चों में तो ऐसे ही उत्तर आते हैं, मैडम इसकी रबर बैंड दिख रही है, ऐसे दिख। फिर इसके बाद हम आते हैं सेकंड। अब कहीं ना कहीं तो हमको हमारे सेकंड जो क्वेश्चन से आंसर खत्म होता है वहीं से हमको सेकंड क्वेश्चन शुरू करना है, ठीक है, क्योंकि हमें अपने ट्रैक पर आना है। तो कोई ना कोई तो पेड़ पौधे पत्ते कुछ तो
पौधे पर कौन बैठता है? तो बच्चों के मुंह से तोता, कौवा, चिड़िया, बस मिल गया हमारा। यही हमारा लेसन है चिड़िया रानी। अब हमें कोशिश करना है कि वो ऐसा क्वेश्चन पूछे कि जिसमें उनको थोड़ा सा डाउट हो। तो यहाँ पर मैंने समस्यात्मक प्रश्न वो बनाया है, चिड़िया पेड़ों पर क्यों बैठती है। अब इसमें 50% बच्चे आंसर कर देंगे, मतलब हमको 50% बच्चों की नॉलेज का पता चल गया कि पेड़ पर चिड़िया क्यों बैठी है। कुछ तो बोलेंगे फल खाने के लिए, कुछ बोलेंगे भाई सुबह का टाइम है, चिड़िया तो पेड़ पर ही बैठती है। तो 50% के फेस होंगे क्वेश्चन मार्क, राइट। तो हमको यहाँ पर पता चल गया कि आखिरकार आधे बच्चों को इसका उत्तर पता है, आधे को नहीं पता है। तो 51% बच्चे अलग है हमारी क्लास के। अब हमको वर्क करना है वो 50% बच्चों पर जो कि आंसर दे रहे थे, उनकी नॉलेज हाई है, जो नहीं दिया आंसर उनसे, उसके लिए हमने सेकंड क्वेश्चन दिया, मतलब फोर्थ क्वेश्चन जो सेकंड जो समस्यात्मक प्रश्न है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन मैंने दिया है समस्यात्मक। चिड़िया रानी कविता में चिड़िया के बारे में क्या बताया गया है, क्या आप में से कोई बताएगा? अब बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं कि घर से पढ़ के आएंगे, ना उनके मम्मी पापा इतने अच्छे हैं कि भाई पढ़ा के रोजेंगे। बस जहाँ क्लास सुनो एकदम इसका आंसर नहीं मिलेगा, तो पढ़ते नहीं आने वाले। फिर जब सारे चुप हो जाएंगे, वहां से हमारा काम शुरू होता है। अभी तक तो ये सब बैकग्राउंड म्यूजिक था, अब डांस शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे ये दो क्वेश्चन है हीरो, जिससे हमारी कहानी शुरू होती है। अब यहाँ से हमारा पाठ शुरू हो जाएगा। अब मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, समय कम है, तो वही सिंपल 6 लाइन मैंने दी है। कक्षा में मैं बच्चों को चित्र दिखाकर चार्ट जो कि मैं क्लियर लेकर आई हूँ उसके द्वारा एक्सप्लेन करूँगी, और इसको लय में गाना है, जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। उसको लय में गाना है और चिड़िया के चित्र की सहायता से या कोई टॉय की सहायता से उसको एक्सप्लेन करना है। अब हमारे में एक्टिविटी सबसे मेन पार्ट, यहाँ तक तो हो गया, समझाना वगैरह हो गया। अब आते हैं हम मेन पार्ट पर, जिसका बच्चे बेसब्री से इंतजार करते हैं हर लेसन में कि मैडम इसकी एक्टिविटी क्या है। फिर मेरी क्लास में तो सभी बच्चे इंतजार करते हैं, लेकिन हर लेसन की एक्टिविटी रहती है, मैडम इसकी एक्टिविटी क्या है। अब मैंने जो क्वेश्चंस किए थे, मुझे उस क्वेश्चन से उनकी नॉलेज लेवल पता चल गया कि इनकी कितनी नॉलेज है। उसके अकॉर्डिंग मैं बच्चों को डिवाइड कर दूंगी एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बच्चों को ग्रुप्स में बांट दिया, ठीक है। अब एक्टिविटी हमारे हाथ में है, हम ग्रुप में करवा सकते हैं या इंडिविजुअल, दोनों करवानी पड़ती है। लेकिन कौन सी एक्टिविटी कैसे करानी, ये सब शिक्षक का काम है, टीचर का काम है। तो यहाँ पर जैसे मैंने ग्रुप में डिवाइड किया, मुझे बच्चों की नॉलेज पता है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सीधे हैं, जो कि ज़्यादा आंसर नहीं दे रहे हैं, एक्टिव नहीं है, उनको हमने एक ग्रुप में डाला। दूसरा जो बहुत ज़्यादा ओवर इंटेलिजेंट, उनको एक ग्रुप में डाला क्योंकि उनको सिंपल काम नहीं है, 5 मिनट करके खुदना शुरू हो जाए। इसलिए हमको बच्चों को उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। फिर हम आते हैं एक्टिविटीज पर। जैसे इस लेसन के लिए मैंने प्लान किया है 4 में बच्चे चिड़िया का चित्र बनाएंगे। ड्राइंग सिंपल है, जो सीधे साधे बच्चे वो अपना चुपचाप बैठ करके ड्राइंग करेंगे, किसी को पिन नहीं करेंगे, उनको इंटरेस्ट आएगा। भाई तेरी चिड़िया कैसी है, मेरी चिड़िया, रंगों का ज्ञान होगा। भाई इसमें ये कलर, मैंने उस समय वो उस कलर की चिड़िया देखी थी, तोता हरे रंग का होता था। यहाँ पर रंगों का भी ज्ञान हो गया, कला भी हो गई, आर्ट भी हो गया। लेकिन कागज की सहायता से चिड़िया बनाएंगे, भाई ये थोड़े से इंटेलिजेंट बच्चे वो कर सकते, उस ग्रुप को ये टास्क दे देंगे। तीसरा, हाथों की सहायता से परछाई के द्वारा चिड़िया बनाने की कोशिश करेंगे। ये है शैतानों का काम, वो उनके हाथ ज्यादा चलते हैं, उनके हाथ कंट्रोल करने के लिए। जो दूसरे को कहीं पेंसिल कोट करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तो उनको उन लोगों को क्या करना है, हमारे हाथ बिजी करना है। तो उनको वही हाथों की सहायता से कहीं हिरन बना रहे हैं, कहीं मतलब कुछ तो भी करेंगे, वो कोशिश करेंगे, उनका माइंड यूज करेंगे। ज्यादा जो भागते हैं उनको बैठने का काम देके
बच्चा कैसा ऑब्जर्व करना, उसे टास्क देना। जैसे हम अपने लिए करते हैं घर पे, भाई कौन सा अच्छा कुकिंग कर सकता है उसको वो टास्क दे देते। जब सारी फैमिली जॉइंट फैमिली होती है, भाई कौन सा अच्छा क्लीनिंग कर सकता है उसको वहाँ बिठा देते। तो इस तरह से हमको ऑब्जर्व करना है। अब मिट्टी या क्ले की सहायता से चिड़िया बनाना, ये भी एक एक्टिविटी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये मैंने 4 एक्टिविटी दी है। अब आते हैं रणनीति। रणनीति एक ऐसी क्रिया है जो कि शिक्षक के पढ़ाने के तरीके पर चलती है। सबसे बड़ी चीज है रणनीति। आपकी रणनीति अच्छी है तो आप सक्सेस पा जाएंगे। अगर आपकी रणनीति बिगड़ गई तो कोई फायदा नहीं है आपके पढ़ाने का। इसलिए हमें अपनी रणनीति सही बनानी है। अब रणनीति शिक्षक की क्या होती है, उसको बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है। हमको यहाँ पर कोई गेम नहीं खेलना, कुछ नहीं करना है, हमको बच्चे को कैसे इम्प्रूव करना है, हमारा काम यही है। तो हमारी रणनीति किस तरह से होगी, हम उसको इंटीग्रेट करेंगे सब्जेक्ट्स। हम कैसे करेंगे, किसी भी विषय को सब्जेक्ट से इंटीग्रेट करके पढ़ाएंगे। यही हमारा एस्पेक्ट कहता है, यही न्यू एनईपी कहती है कि आप एक विषय को बाकी सभी विषयों से मिला करके पढ़ा, एकीकृत कर दें उसको। तो यहाँ पर जैसे मैंने इस कविता को कला एकीकरण मीन्स आर्ट इंटीग्रेशन, कागज से चिड़िया बनाना, चिड़िया का चित्र बनाकर रंग भरना, क्ले की सहायता से चिड़िया बनाना, ये सब आर्ट इंटीग्रेशन हो गया। आराम से आप बच्चों को ये काम दे सकते हैं, बोलो एक एक्टिविटी भी हो जाएगी और आपका आर्ट इंटीग्रेशन। सेकेंड, अब सोशल साइंस से कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं बच्चों को हिंदी में। अभी तक वो इंग्लिश में उन्होंने सोशल में सब पढ़ा है, लेकिन उसको जब हम हिंदी में बताएंगे तो ये उनके लिए एक नई चीज हो जाएगी कि पक्षी जो ठंडे स्थान पर रहते हैं वो ज्यादा ठंड के कारण, जब ठंड ज्यादा पड़ती है तो वो गर्म स्थानों पर आ जाते हैं, उनका स्थानांतरण होता है, वो लोग प्लेस चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। तो इस तरह से हमने अपने हिंदी विषय को सामाजिक विज्ञान के साथ इंटीग्रेट कर दिया। ये सिर्फ वही एक कविता ही चल रही है, उस कविता को मैंने आर्ट से भी इंटीग्रेट कर दिया, सोशल से भी इंटीग्रेट किया। अब आ जाते हैं साइंस। अब मुझे इसको साइंस से भी इंटीग्रेट करना है। भाई बच्चा इंग्लिश में तो साइंस में सब पढ़ा है, वर्ड क्या है, वर्ड में बॉडी पार्ट्स क्या है, सब कुछ पढ़ा है। अब मैं उसको हिंदी में इसको पढ़ा दूंगी कि चिड़िया के अंगों के नाम क्या है। भाई हेड को सिर कहते हैं, अब उन्होंने इंसान के तो पढ़े हैं, हेड का सिर पर चिड़िया का भी होता है। तो इस तरह से हम उसको पूरा बॉडी पार्ट समझा देंगे वर्ड का, क्योंकि हमारा वैसे नहीं वर्ड है, हम यहाँ ह्यूमन बॉडी नहीं बता सकते हैं, इसलिए हम वर्ड के द्वारा उनको साइंस में ले जाएंगे। बॉडी पार्ट्स बताएंगे कितने होंगे, मतलब आप अपने तरीके से उसको पढ़ा सकते हैं साइंस के साथ इंटीग्रेट करके अकॉर्डिंग टू योर लेसन। नेक्स्ट अंग्रेजी एकीकरण, इंग्लिश इंटीग्रेशन। अब इसमें यह है कि भाई जो नाम हमने हिंदी में बताए थे उसको इंग्लिश में बता सकते हैं, कर सकते हैं। अब वही कविता जो हमने एक्सप्लेन की उसको हम इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यही हमारा स्टाइल कहता है ना, बहुभाषीय, जितनी भाषाओं में आप एक्सप्लेन कर सकते हो उसको करो। तो यहाँ पर आप मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहे होंगे ना, इंग्लिश इंटीग्रेशन। अब मैंने इसको गणित से भी इंटीग्रेट कर दिया, मैथ से भी कर दिया। मैथ से कैसे कर दिया, जैसे वर्ड्स ले लिया, एक पिक्चर ले लिया मैंने वहां पर और क्या किया, काउंटिंग करने को बोल दी, कितनी चिड़िया हैं, कितनी चिड़िया हैं यहाँ पर, मतलब कोई बताएगा मुझे? 8 पेड़ पर हैं और 4 12। ठीक है, अब आपने हिंदी में गिनती करना, 1 2 3 4 गिनती आ गई आपको हिंदी में 12, आपने खुद ही बोल दिया 12, तो आपको 1 2 3 4 आते तभी तो 12 तक आए। फिर मैंने जोड़ घटाओ से जोड़ दिया इसको, कैसे, जैसे एक पेड़ पर 8 चिड़िया बैठी थी, उनमें से 4 उड़ गई, तो कितनी चिड़िया
इस तरह से मैंने इसको मैथ से भी इंटीग्रेट कर दिया। तो यही हमारा स्क्वायर कहता है कि किसी भी विषय को अलग से सिर्फ एक विषय समझ के नहीं पढ़ाना है, उसको इंटीग्रेट करना है, मिलाकर चलना है। चाहे वो आर्ट हो, इसको आप म्यूजिक से भी कर सकते हैं, कविता को गाकर सुनाइए है, उनको बोल दीजिए उनके हिसाब से नया म्यूजिक कंपोज करके वो कविता सुनाए, किसी और गाने की लय में कविता सुनाए, तो ये हो जाएगा आपका आर्ट। अब आते हैं हम लास्ट, ये है लास्ट हमारा मूल्यांकन। अब कभी भी हम किसी भी चीज को देते हैं, पढ़ाते हैं, आपको भी कोई भी वर्कशॉप अटेंड करते हैं तो एक आपका मूल्यांकन किया जाता है फॉर्म में, तो उसी तरह से हमें भी बच्चे का मूल्यांकन करना है। तो पहले तो हम कक्षा कार्य देते हैं, ये सभी को करना पड़ता है, जो पाठ के अंत में है वो पढ़ाना पड़ेगा, जो भी अभ्यास कार्य हो, होमवर्क दे देंगे, गृह कार्य दे देंगे, होमवर्क में आप जो भी देना चाहते हैं वो आपके ऊपर। फिर आते हैं निरीक्षण। निरीक्षण में अध्यापिका का सबसे बड़ा दायित्व है कक्षा में कोशिश करें कि कुर्सी पकड़कर ना बैठें, ये सबसे बड़ी चीज है। आपने तो कुर्सी पकड़ ली, वहां पीछे वाले के तो मजे हो गए, अब तो मैडम कम से कम 15 मिनट भी उठेगी, तब तक तो मैं एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहो, बस फिर आपको कैसे भी उठना पड़ेगा, फिर आप उस पर डांटेंगे, उसको चिल्लाए पूरी क्लास में। तो आपका दायित्व है आप कक्षा में निरंतर घूमते रहें और निरीक्षण करें कि आपने जो कार्य किया है वह हर बच्चा सही तरीके से, तरीका देखना है, हैंडराइटिंग देखनी है, वो लाइन पर लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, और समय से कर रहा है या नहीं, अगर नहीं कर रहा है तो उसको पुश करना है, वो भी हमारा काम है। कोई और नहीं आएगा करने, इनकम्प्लीट होगा तो पेरेंट्स हमको ही बोलेंगे, तो ये भी हमारा ही दायित्व है। तो अकॉर्डिंग टू स्क्वायर मैं जितना समझी मैंने उतना इस पीपीटी के थ्रू समझाया। तो एक बार जैसे मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी।